हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक रहने वाला है संवैधानिक विकास, और ये मेरा प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। इस की जो अलग प्लेलिस्ट बनने वाली है मेरे यूट्यूब चैनल पर, और इसके माध्यम से आप मेरी जर्नी को देख पाएंगे कि मैं किस तरीके से अपना कंटेंट क्रिएट करता हूं, और साथ में जो मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन की दिक्कत है, यानी कि मैं बोलता कुछ हूं और बोलना मैं कुछ चाहता हूं, ये समस्या का समाधान भी हमको। तो क्या है, ये हमारी जो पीडीएफ थी वो हिंदी के अंदर थी। अब मैंने इसको इंग्लिश के अंदर कर दिया है, जिससे हमारी हिंदी ऑडियंस भी कनेक्ट कर पाएगी और इंग्लिश ऑडियंस भी कनेक्ट कर पाएगी। क्या है, साथ में आपको प्रेजेंटेशन दिखती रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईएएस जो एकेडमी है उजांग सर की, उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया था एनसीईआरटी बैच, उसका मैं हिस्सा था। और अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, किस तरीके से वहाँ पर पढ़ाया जाता था, किस तरीके से अभी भी मेरे लेक्चर होते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ में मेरी जो वॉइस मॉड्यूलेशन की दिक्कत है वो भी आपको यहाँ पर मेरी जर्नी में देखने को मिलेगी। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको देते रहते हैं नॉलेजेबल ज्ञान। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट का जो हमारा पहला टॉपिक है पॉलिटी का, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। इन 1772 एडी, ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द सीक्रेट कमेटी, द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन 1773 एडी। क्या है, 1772 ईस्वी के दौरान एक सीक्रेट कमेटी का गठन हुआ था, और इसी के दौरान जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पारित हो गया, और इसको जब लागू किया गया तो 1773 का समय था। अंडर द सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश इन बंगाल इन 1774 एडी। क्या सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे न्यायालय है, उसने बंगाल के अंदर इस एक्ट को पारित कर दिया। इस एक्ट को पारित कर दिया। उस चीफ जस्टिस वाज सर एलिजा एमपे, और इसके जो चीफ थे, यानी कि इसके जो हेड माने जाते हैं, एलिजा एमपे इसके हेड माने जाते हैं। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का रिवॉल्यूशन होता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है। जानता हूँ कि आपको नॉइज़ की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्या है, मेरा फ़ैन चल रहा है, इसीलिए आपको नॉइज़ की दिक्कत आ रही है। तो अब मैं ऐसी जगह पर जाता हूँ, ठीक है, जहाँ पर नॉइज़ ना आए, या फिर फ़ैन को ऑफ़ कर देता हूँ। तो अब मैंने अपने फ़ैन को ऑफ़ कर दिया है। अब आपको नॉइज़ की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। ये हमको रेवोल्यूशन देखने को मिलता है संविधान के अंदर, कि किस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट पहले आया 1772 के दौरान, 1773 के अंदर ये पास आउट हुआ, अंडर द सुप्रीम कोर्ट की इसमें सुनवाई हुई, तब जाकर बंगाल के अंदर 1774 के अंदर एलिजा एमपी के द्वारा यह पारित हुआ। 1773 के अंदर ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी जो कि घटी। रेगुलेटिंग एक्ट, द राइट टू मेक लॉ वाज गिवन ऑफ द गवर्नर जनरल अलोंग विद हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड द परमिशन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाज मेड मैंडेटरी टू इम्प्लीमेंट द लॉ। क्या थे, जो हमारे गवर्नर हुआ करते थे उस समय भारत के, वो क्या क्या करते थे, एग्जीक्यूट करते थे काउंसिल को, कि मैं आपको ये आदेश दे रहा हूँ और ये कानून बनाने के लिए दे रहा हूँ, तो आप इसको जनता पर लागू करें। आप इसको जनता पर लागू करें। सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया वाज मेड मैंडेटरी टू इम्प्लीमेंट द लॉ। ये मैंडेटरी था, यानी कि कंपलसरी, ये करना ही करना होता था उनको, इसमें कोई दो राय नहीं होया करती थी। अंडर द पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एडी, ए 6-member board of control was established, which was appointment
by the British Empire, in which, apart from finance minister and the foreign secretary, four members were allocated from the privy council. 1784 के दौरान क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया के अंदर 6 मेंबर नियुक्त किए गए, 6 सदस्य चुने गए, जिनको ये कंट्रोल दिया गया कि आप इस्टेब्लिश कीजिए, आप स्थापना कीजिए ब्रिटिश एम्पायर की, यानी कि ब्रिटिशर लोगों का झंडा फहरना चाहिए यहाँ पर, ब्रिटिश एम्पायर आप खड़ा कीजिए, इन विच अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर एंड द फॉरेनर सेक्रेटरी। आपको एक वित्त मंत्री भी दे देते हम, पैसे की आपको दिक्कत आने नहीं देंगे, और फॉरेन सेक्रेटरी आपका एक पर्सनल सेक्रेटरी हायर कर देते हैं, जिसके अंदर 4 मेंबर और होंगे, वर इलेक्टेड फ्रॉम द प्रीवी काउंसिल। वो आपकी सहायता करेंगे यहाँ का कौंसिल बनाने में, जो भी संविधान के अंदर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लगेगा, उनको भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले उन्होंने 6 मेंबर नियुक्त किए, जिनको कंट्रोल दिया है स्थापना करने का। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर उनको यहाँ पर फैलाना था, और साथ के साथ उनको 4 मेंबर और दिए गए। द कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया एक्सेप्ट शुगर एंड टी एंडेड अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्या है, जो यहाँ पर विदेशी कंपनियाँ आया करती थी, उनकी मोनोपोली थी इंडिया के अंदर, उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होता था। तो इसी के दौरान जो चाय बिकती थी और जो शुगर बिकता था, इसका खात्मा हो गया। चाय बिकती थी और शुगर बिकता था, उसका खात्मा हो गया। किसके दौरान खात्मा हुआ और कब हुआ, ये देख लेते हैं। इसका खात्मा हुआ चार्टर एक्ट के दौरान। उन्होंने ऐसा एक कानून बनाया कि इसको अब बंद कर दें, जो कंपनी के साथ ट्रेड आता है उसको बंद कर दें। अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1333 एडी, स्लेवरी was declared illegal in India, and it was abolished in 1843 AD। जो चार्टर एक्ट है उसके लिए इनको क्या किया, इलीगल कर दिया। इलीगल यानी कि गैर कानूनी कर दिया इस एक्ट को, और अपोलोजाइज यानी कि माफ़ी मांगी। जो भी इन्होंने उस समय जो कानून बनाया था, जिससे चाय और शुगर पर इन्होंने बैन लगा दिया था, 1843 के अंदर इन्होंने इसके खिलाफ माफ़ी मांगी, जो भी इन्होंने घटित किया था। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ become the Governor General of India. Lord William Bentinck become the first Governor General। क्या हुआ, इसी के दौरान जो ये एक्ट था वो गैर कानूनी था। शुगर पर बैन लगा देना हो, या फिर शुगर पर बैन के साथ साथ इन्होंने चाय पर भी रोक लगा दिया, और इसको अब इलीगल कर दिया, यानी कि गैर कानूनी कर दिया। इन्होंने माफ़ी भी मांगी। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो बंगाल के अंदर गवर्नर हुआ करते थे, बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो अब देश के गवर्नर बनना चाहते थे। उनको बंगाल का क्षेत्र परिपूर्ण नहीं लगता था, इसलिए अब वो पूरे देश के जनरल बनना चाहते थे। लॉर्ड विलियम बेंटलिंक बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल, जो कि बंगाल से उठे और देश के जनरल बन गए। पूरा देश इनके अंडर आता था। अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 AD, the number of member of the board of director was reduced from 24 to 18। A competitive
Examination was arranged from the appointment of employee and the law member was made a full member of council. क्या कहना चाह रहे हैं ये यहाँ पर, जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट के अंदर क्या क्या हुआ था एक बार रिपीट कर देता हूँ। उसके अंदर शुगर और चाय पर रोक लगा दी थी, जिसके लिए वो क्या है, उनको 1843 के तहत माफ़ी भी मांगनी पड़ी और बंगाल के जो जनरल हुआ करते थे उनको देश का जनरल चुना गया पहली बार। अब क्या हुआ, 1853 के अंदर नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर वाज रिड्यूस 24 to 18। जो डायरेक्टर हुआ करते थे, जो कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कर रखा था, उसमें से 24 से 18 लोग कम हो गए। एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाज अरेंज्ड, उनके लिए एक एग्ज़ाम की व्यवस्था बनाई गई। अरेंज्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड द लॉ मेंबर। क्या है, इतना बड़ा देश है, इस देश को चलाने के लिए काफ़ी लोग लगेंगे और उनका चयन किस तरीके से होगा, इसके लिए उन्होंने एक एग्जामिनेशन का प्रोसेस बनाया। इसके दौरान वो एग्ज़ाम लिया करते थे और जो इस परीक्षा के अंदर सफल हो जाता था उनको नियुक्त कर दिया करते थे और उनको सैलरी दिया करते थे। वॉज मेड ए फुल मेंबर ऑफ द काउंसिल, ला मेंबर वॉज। तो इसी के दौरान यहाँ पर उनको मेंबर की कमी भी नहीं होती थी और साथ ही साथ उनको जो अच्छे एम्प्लॉय हैं वो भी यहाँ से मिल जाया करते थे, ऐसा प्रोसेस बनाने के दौरान। अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 AD, इंडिया रिप्रेजेंट वेयर included in a law making by forming legislative council in बंगाल। लेजिस्लेटिव की हमने अपने वीडियो के अंदर चर्चा की हुई है। लेजिस्लेटिव क्या होता है, 3 तरीकों से होता है, लेजिस्लेटिव, काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव, और थर्ड आता है हमारा, आप बताए कमेंट बॉक्स में बताए, जुडिशरी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और क्या है, मैंने इसका आंसर भी दे दिया है आप लोगों को, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसको हम जानते हैं कि एक करता है कानून बनाने का काम, एक कानून लागू करने का काम, और एक न्याय करने का काम। लेजिस्लेटिव काम करता है कानून बनाने का। कानून इस तरीके से बनाया जाए कि वो जनता के लिए हितकारी हो, तो इसको देखा जाता है लेजिस्लेटिव के प्रोस्पेक्टिव से। लेजिस्लेटिव इसकी कमान को संभालता है। लॉ मेकिंग बाय फॉर्मिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल इन बंगाल 1862 के अंदर पहली बार यह चीज़ इम्प्लीमेंट की गई कि आप लोग का कानून बनाइए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस 1866, जो बड़े लोग हुआ करते थे उनको प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जो कि नॉर्थ वेस्ट के हिस्से के अंदर रहते थे। 1866 के दौरान एंड पंजाब 1897 द पोर्टफोलियो सिस्टम वाज रिकॉग्नाइज्ड। उन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और जो उन्होंने कानून बनाए थे इनको यहाँ पर लागू करना शुरू कर दिया। By the Indian Council Act of 1892 AD, the number of the additional member in the law-making body was increased। जो इंडियन काउंसिल है, जिनको पूरा नेतृत्व दिया गया है कि वो देश को संभालेंगे, देश के अंदर क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हम वो इतने छोड़ के चले गए। उनके साथ साथ उन्होंने लेजिस्लेटिव का भी निर्माण किया कि आप यहाँ पर देखिए कि कानून क्या बनाना है और कैसे वो इम्प्लीमेंट करना है, वो संभालेगा एग्जीक्यूटिव, और इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो ये संभाल लेगा जुडिशरी। हमने ये व्यवस्था कर रखी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया काउंसिल 92 के नंबर ऑफ एडिशनल
member law making body was increased. क्या हुआ समय के दौरान 1892 के तहत इसके संख्या काफ़ी बढ़ने लगी। 10 से 16 लोग इसके अंदर बढ़ने लगे। 16% लोग इसके भीतर अपनी रुचि दिखाने लगे और उनको काम मिलना शुरू हो गया। एंड द राइट टू डिबेट द बजट एंड आस्क क्वेश्चन वाज गिवन। वो फाइनेंस की भी देखा रेखी करते थे कि बजट कितना आया है और कितना नहीं आया है, जनता के लिए क्या हितकारी है, जनता के लिए क्या हितकारी नहीं है। एक पूरा प्रावधान, एक कच्चा चिट्ठा पूरे देश का बनाया करते थे। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ, पहले मैं ऊपर वाले पॉइंट को देखता हूँ क्या है इसके अंदर। वो क्वेश्चन भी उठाया करते थे, जैसे कितना बजट आया, कितना इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन कौन से स्टेट कितना पैसा हमको दे रहे हैं और हम क्या फैसिलिटी देंगे उनको, ये सब चीज़ें भी नोट की जाती थी। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 एड is also known as Merle Minto reform in this for the first time। 1909 के अंदर पहली बार इस चीज़ को जानने का प्रयास किया मैरले मिंटो ने, और इन्होंने रिफॉर्म इन दिस फॉर फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्शन वर अरेंज्ड फॉर मुस्लिम्स एंड द नंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर in this central and province legislative assembly was increased in and India. Satyendra Sinha was appointed in the Governor General Council। 1909 के अंदर क्या हुआ, मैरले मिंटो जी आई और इन्होंने जाना किस तरीके से देश के अंदर वित्तीय किया जाता है और देश की सुविधाओं को संभालने के लिए ये काउंसिल बनाए गए हैं, गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। तो क्यों ना एक ऐसा प्रोसेस बनाते हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री हो, जनता को अपने मत रखने का अधिकार हो और वो क्या करेगी, उस पार्टिसिपेंट को चुनेगी, ठीक है, और उसको पावर पोजीशन दी जाएगी बाय गवर्नमेंट के दौरान। तो इन्होंने इलेक्शन करवाना शुरू कर दिया। इलेक्शन वर अरेंज्ड फ्रॉम मुस्लिम एंड द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। मुस्लिम लोगों पर इन्होंने पहली बार ये चीज़ अप्लाई की, जितने भी लोग यहाँ पर इलेक्टेड होते थे उनको सेंट्रल काउंसिल का दर्जा दिया जाता था। लेजिस्लेटिव असेंबली वाज इंक्रीज। जो भी कानून बनाने के लिए नियुक्त किए जाते थे उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। एंड इंडिया सत्येंद्र सिन्हा वाज अपॉइंटेड इन दी गवर्नर जनरल काउंसिल। सत्येंद्र सिन्हा को ये जिम्मेवारी सौंपी गई कि आप गवर्नर जनरल के इन सभी चीज़ों का देख रेख करें और विश्लेषण करें। इन 1992 आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 also known as the Montagu Chelmsford report was implemented for the first time। Mahatma Gandhi said that the Indian Constitution would be according to the wishes of India। इसके दौरान काफ़ी सारी दिक्कतें आई। 1919 के दौरान जो मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ, महात्मा गांधी ये चाहते थे कि देश का संविधान बन रहा है तो वो देशवासियों के हिसाब से ही होना चाहिए, इसमें दूसरे लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह महात्मा गांधी का कहना था। अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ इंडियन
उस पर अधिकार लेने का हक भी केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही है। इन the year 1923, under the chairmanship of Tej Bahadur Sapro, the draft of Commonwealth of India was prepared। 1923 के अंदर क्या हुआ, इनके नेतृत्व में चेयरमैन के तौर पर तेज बहादुर सापरा जी को चुना गया। तेज बहादुर सापरा जी को चुना गया। वो देखा करती थी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया was prepared। इंडिया के पास कितना पैसा है, वो कितना खर्च कर सकता है, इंडिया का बजट कितना है, क्या वो खुद संभल सकता है, ये सब ये देखा करती थी। Darchi was introduced in the provinces and the provincial executive council was divided into two parts, received and transferred। A dual government system was implemented on April 1, 1921, which continued till 1 April 1937। इसका क्या अर्थ हुआ, इसको एक बार समझ लेते हैं, इसका विश्लेषण कर लेते हैं। क्या हुआ, डायनेर्ची जो था वो पहली बार अस्तित्व में आया। प्रोविंसेस एंड दी प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जब प्रोविंसेस का और प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विभाजन हुआ दोनों पक्षों के अंदर, तो इसी के दौरान उनको मिलता क्या है, ट्रांसफर लेटर। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन April 1। जो इसके अंदर क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट अलग होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होगी, इस तरीके से डिवीजन समझाने के लिए इस तरीके से उन्होंने विभाजन कर दिया था। ये अप्रैल 1 के अंदर 1921 के अंदर पहली बार अस्तित्व में आई, विच कंटिन्यू टिल April 1, 1937। लेकिन इस पर काम करना चालू 1937 के दौरान किया गया। द नंबर ऑफ मेंबर इन दी provincial legislative was increased and the provincial council were given the name legislative council and women were given the right to vote, but it was so difficult। इसके दौरान क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसने कानून तो बना दिया, लेकिन कानून के अंदर क्या डाला इन्होंने, जो भारतीय महिलाएं हैं उनका भी सहयोग होना चाहिए भारत सरकार के निर्माण के अंदर। तो इन्होंने वोटिंग प्रोसेस डाली ताकि महिलाओं को भी उनका अधिकार मिल सके, महिलाएं भी अपने अस्तित्व को पहचान सके, महिला भी अपना सहयोग दे सके, उनको वोटिंग प्रोसेस की सुविधा दी। 2 तरीकों से डिवाइड हुआ था, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। 2 तरीकों से किस तरीके से डिवाइड हुआ, पहला था प्रोविंसेस एंड प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव। प्रोविंसेस एंड प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव के अंदर यह डिवाइड हुआ, काम करना चालू किया। नॉट कंसीडर सुटेबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ वुमेन इन द बाई कैमरल असेंबली स्टेट काउंसिल एट द सेंटर। मेंबरशिप उनको देनी शुरू कर दी कि आप भी भारत के निर्माण में एक सहयोगी के रूप में काम करेंगे, आपका भी जिम्मा रहेगा भारत के निर्माण में। स्टेट काउंसिल एज द सेंटर, स्टेट उन्होंने निर्धारित करने शुरू कर दी क्या डेली 1 पेज का हम लिया करेंगे और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको देते रहते हैं नॉलेजेबल ज्ञान। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्या है, मैं इसकी 10 मिनट से या 15 मिनट वाली वीडियो तो डालूंगा ही डालूंगा, उसके अंदर मैं समराइज कर दूंगा इनको। क्या है, इसके दौरान आपको ये मालूम रखता रहेगा कि मैंने ये पॉइंट छोड़ा है, तो आप मुझे उस वीडियो के दौरान कमेंट कर सकते हैं कि आपने सर ये पॉइंट छोड़ दिया था और जो कि आप अब इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके दौरान मैं क्या क्या आपको फैसिलिटी देता हूँ,
उसके साथ मैं आपको देता हूँ मेरी जो एनिमेशन है, एनिमेशन के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। यहाँ पर तो क्या है, मैं केवल और केवल प्रैक्टिस करता हूँ और आपके लिए बेनिफिशियल दोनों हैं। आपको समझ में आ गया होगा एक तरीके से। अब अभी मैं समराइज करता हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। ठीक है, ये मैं 10-15 मिनट की जो वीडियो डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको वीएफएक्स, आपको एडिटिंग, आपको एनिमेशन चाहिए तो आपको थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। क्या है, उसके लिए स्क्रिप्टिंग चाहिए, उसके लिए एडिटिंग चाहिए और काफ़ी समय रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको एंजॉय कीजिए। और जो भी गलतियां हैं, मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन की जो दिक्कत है वो इसके दौरान ठीक हो रही है या फिर नहीं, आप रिस्पॉन्स में ज़रूर बताइएगा। आगे आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं इनको भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, साथ में जिन लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।